नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीटी 10+2 लेवल का जो आज 11/12/2022 को पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, पेपर के सॉल्यूशन की इस कड़ी में पहला क्वेश्चन देखिएगा अपना क्या है। पहला क्वेश्चन अपना है, एक बार ग्राफ एक निश्चित कंपनी के 6 विभिन्न विभाग ABCDEF के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शा रहा है। इस आरेख का अध्ययन करेगी, आगे के 2 प्रश्नों का उत्तर दें। अगर लिखित 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है तो सबसे पहले इस ग्राफ पेपर का अध्ययन कर लीजिएगा आप। ये जो आपके पास में है इसमें कर्मचारियों की संख्या है और एक तरफ एक ही कंपनी के डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये लो साहब, ये प्रश्न है आपके पास में। एक ही कंपनी के डिपार्टमेंट दे रखे हैं ABCDEF तक। ठीक है, और यहां आपको कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, देखो प्रश्न क्या है। यदि 5 कर्मचारियों को विभाग ए से विभाग एफ में स्थानांतरित कर दिया जाए तो विभाग एफ के कर्मचारियों की संख्या किन 2 विभागों के बीच में हो जाएगी। 5 कर्मचारी ए के अगर 5 कर्मचारियों को यहां से हटा लूं और इन 5 कर्मचारियों को मैं एफ में स्थानांतरित कर दूं तो यहां पे ए में तो कितना बचेगा, टोटल 20, और एफ में अगर स्थानांतरित कर दूं तो एफ में टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, +5 और ऐड कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। ये 8 का जो आंकड़ा है ये किन 2 के बीच में होगा। 8 का आंकड़ा देखो मैं देख पा रहा हूं, एक तो 6 और एक 10, इन दोनों के बीच में होगा। तो ये बी और सी जो डिपार्टमेंट्स हैं इन दोनों के बीच में होगा। अगर ए में से 5 को स्थानांतरित एफ में कर दिया जाए तो एफ का जो डेटा है वो किस किस में शामिल हो जाएगा, बी और सी के मिड में, बीच में आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगले ने 2 क्वेश्चन बोले हैं इस पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि यदि इन कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए हैं तो वेतन के प्रति या वेतन के लिए इसको बोल सकते हो आप, ऐसे भी बोल सकते हो। ये वेतन के प्रति कंपनी, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये लैंग्वेज कई बार ऐसी कुछ आती है एग्जाम में। तो वेतन के प्रति या वेतन के लिए, वेतन के प्रति या वेतन के लिए कंपनी का व्यय लाखों में कितना होगा। लाखों में वेतन पूछा है, प्रति कर्मचारी 8,000 हैं तो मुझे तो यहां से ये बताओ कि प्रति कर्मचारी 8,000 हैं तो टोटल कर्मचारी कितने हैं इस अलग अलग विभागों में। तो टोटल कर्मचारी अगर मुझे काउंट करने हैं तो एक तो 25 तो एक कंपनी में है, सॉरी विभाग ए में है, 25 तो विभाग ए में हो गए। 25 के बाद में दूसरे विभाग में कितने हो गए, 6, तीसरे विभाग में 10 हैं और फिर 5 हैं और फिर 15 और हो गए और फिर कितने हो गए, 3 हो गए। ये लो साहब, इन सब को जोड़ लो आप, ये 20 हो गए। कितने हो गए, 20, और ये 25, टोटल कितने, 45। 45 प्लस से 6 और 3 कितना, 9, प्लस 10 और ऐड कर दो कितना, 55। 55 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास में, 64, 64 टोटल कर्मचारी हो गए। और टोटल कर्मचारी 64 हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन पे। टोटल कर्मचारी 64 हैं, कुल कर्मचारी आपके पास में 64 हैं, कुल कर्मचारियों की संख्या आपको 64 दे रखी है। तो देखो दोस्तों, अगर टोटल कर्मचारी 64 है तो इन कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए के हिसाब से टोटल कितना होगा। तो 64 कर्मचारियों का 8,000 रुपए के हिसाब से कुल वेतन होगा। मैं यहां 64 को 8 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 512 और 000 प्रति लाख रुपए में कंपनी का वेतन लाख में क्या होगा। तो ये सारे डेटा हैं वो किस में हैं, लाख में है। किस में दे रखे हैं, लाख में दे रखे हैं, 5.12 लाख वगैरह। तो 1 लाख की वैल्यू होती है, 1 लाख की वैल्यू होती है 1 के आगे 5 0। ओके, तो ये देखो, ये 512 में इस 1 लाख का भाग लगा दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 5.12 लाख कितना हो गया, 5.12 लाख। जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग का क्षेत्रफल। देखो ये कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वर्त के क्षेत्रफल का इतना है। वर्ग का क्षेत्रफल और वर्त के क्षेत्रफल में रिलेशन दे रखा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। तो वर्ग ये रहा आपके पास में, जिसकी भुजा की क्या मान लेता हूं, a, और वर्त की त्रिज्या क्या मान लेता हूं, r। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर,
वर्त का क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल है वो 16 बट्टे कितना है पाई। ये बोलना चाह रहा है कि पाई से क्या कट गया पाई, और दोनों तरफ वर्गमूल ले लूंगा, तो जैसे ही दोनों तरफ वर्गमूल लेऊंगा a बराबर आ गया कितना r 4r। तो बताओ a अनुपात r कितना आ गया 4:1। ओके, अब आपको पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना ये चाह रहा है कि वर्ग की भुजा और वर्त के व्यास में अनुपात क्या होगा। वर्ग की भुजा, किसकी भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की तो भुजा और वर्त का व्यास में अनुपात। वर्ग की भुजा a है, वर्ग की भुजा a है, वर्त का व्यास 2r है। वर्ग की भुजा a है तो a का मान तो 4 और 2r का मान 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2:1। इसका 4:1 मत कर देना आंसर, इसका रेशियो आएगा 2:1। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में है, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पहिए की त्रिज्या 1 सही 3/4 मीटर है। 121 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए जाएंगे। n चक्रों में तय दूरी, तय दूरी का सूत्र क्या बताया हुआ है, n चक्रों में तय दूरी बराबर होता है n इंटू 2πr। तय दूरी आपको 121 मीटर दे रखी है, 121 मीटर n इंटू 2π, पाई की वैल्यू 22/7 कंसिडर करनी है। r का वैल्यू कितना गिवन है 1 सही 3/4 मीटर। 1 सही 3/4 को आप 4 एकम 4 और 1 3 7 बटे क्या लिख सकते हो 4 मीटर, और ये 7/4 मीटर लिख दी मैंने। ये लो, ये भी सॉरी मीटर में है, 22/7 था, ये 7/4 मीटर। अरे भाई सारे के सारे डेटा अगर मीटर में हैं तो मीटर से क्या कट गया मीटर, 7 से क्या कटा 7, 2 का भाग कितनी बार 2 बार, 2 का भाग 11 बार, 11 का भाग 121 में n बराबर 11 एकम 11 और बचेगा 1, 11 एकम 11, तो 11 चक्कर, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 11 चक्कर, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में पड़ा है फर्स्ट ऑप्शन में, पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या था, हाँ रे 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर मोटाई, 5 सेंटीमीटर मोटाई या ऊंचाई वाली एक ईंट पहिए को रोके रखने के लिए लगाई गई है। 5 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक ईंट पहिए को रोके हुए रखने के लिए लगाई हुई है। ये आपके पास में, ये लीजिएगा, ये पहिया है, क्या है बंधु पहिया है। ओके, बहुत ही अच्छा डायग्राम थोड़ा सा बना लेता हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना लेता हूं। ये पहिया है, ठीक है, ये एक ईंट लगाई गई है, इस ईंट की मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये देखिएगा प्लेन को यहां पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ओके, अब बताओ इस ईंट की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर मोटाई या ऊंचाई वाली एक ईंट पहिए को रोके रखने के लिए लगाई गई है। पहिए को रोकने वाली ईंट सतह से उस बिंदु को जहां पहिया जमीन को छूता है, क्षैतिज दूरी 15 है। ये यहां से, ये तो सेंटर है मान लो पहिए का, और ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी जहां पहिया छूता है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो साहब, यहां मैंने इसको मिला दिया। अब मेरे को ये बताओ कि ये 5 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 5 ही होगी। ओके, और ये 15 है तो ये भी कितनी होगी 15 ही होगी। ओके, ये देखो वर्त की क्या होगी त्रिज्या, ये क्या होगी त्रिज्या, और इसको क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं, क्या मान लूं x मान लूं। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ ये पूरी आपको जो दिख रही है ये भी तो अक्स ही है ना, ये भी तो आर ही है, ये पूरी ये यहां से यहां तक दिख रही है कि अंदर से दूरी, ये भी तो आर ही कंसीडर होगी कि नहीं होगी, होगी बिल्कुल। चलो ठीक है, तो आपको कह रहा है कि पहिए का अर्धव्यास बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहिए का अर्धव्यास त्रिज्या होती है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज में आर स्क्वायर बराबर आपके पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इस r की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, r की वैल्यू ऑलरेडी x प्लस 5 है, कितनी है x प्लस 5। ओके, तो r की जगह मैं लिख देता हूं x प्लस 5, r की जगह मैंने x प्लस 5 लिखी है, x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये लो साहब, r की जगह मैंने x प्लस 5 लिख दी, सिर्फ r की जगह। ओके, इसका फॉर्मूला क्या ओपन होगा, आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 200 कितना हो गया 25। लो भाई बताओ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
10x बराबर 225 में से 25 घटेगा कितना 200, 10 का भाग लगेगा, x का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, और x का मान 20 सेंटीमीटर आ गया तो r आ गई आपके पास में। ये लो साहब 20 + 5 कितना 25, ये लो साहब 25 सेंटीमीटर आपके पास में। ये देखो भाई ये कौन से ऑप्शन में है, 25 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास थर्ड ऑप्शन में है। ये इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का समषष्टभुज रेगुलर हेक्सागोन बनाया गया है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज, ये रहा भाई समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें अधिकतम क्षेत्रफल का समषष्टभुज बनाया गया है। क्या बताया है भाई आपको क्लासरूम में, क्या बताया है इसका सॉल्यूशन, समबाहु त्रिभुज में अधिकतम क्षेत्रफल का समषष्टभुज, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ पड़ा है हमारा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में आपको बता रहा हूं, ये समषष्टभुज में समबाहु त्रिभुज में अधिकतम क्षेत्रफल का समषष्टभुज बनाते हैं, तो अगर इस समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा 3a है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 3a है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 3a है, तो इस समषष्टभुज की भुजा क्या बता रखी है मैंने सॉरी ये सारे पार्ट ए कैसे होंगे सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं आपको ज्यादा बताने की, ये ए ठीक है, क्योंकि इसके सारे इंटीरियर एंगल 60 60 60 होने हैं, ये भी 60 बचेगा क्योंकि ये 120 होते हैं इसके प्रत्येक अंत कोण, तो ये सारे कोण बराबर हो जाएंगे, सर्वांग समता से ये सारी भुजाएं बराबर हो जाएगी, सब ए है, तो समषष्टभुज की भुजा मिल गई मुझे, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, समषष्टभुज की भुजा कितनी मिल गई ए मिल गई। तो बताओ समबाहु त्रिभुज तथा समषष्टभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसकी भुजाई ऑलरेडी 3a का स्क्वायर आएगा, ओके, समषष्टभुज का क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसकी तो भुजा ए ही है, ओके, हाँ जी, इसको सोल्व कर दीजिएगा आगे, ये √3/4 से √3/4 कट गया, ये 3 हो गया, 9a स्क्वायर अनुपात हो गया 6a स्क्वायर, ये लो साहब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 2 बार, तो ये 3:2 कौन से ऑप्शन में पड़ा है, फर्स्ट ऑप्शन में, ये इसका क्या माना जाएगा राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ओहो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन, घनाभ से रिलेटेड है, क्यूबॉइड से रिलेटेड है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ABC दे रखी है आपको, ठीक है, LBH आपके पास में ABC है, इसका वॉल्यूम V है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S हो तो 1/V का मान, सबसे पहले इसका वॉल्यूम V है, तो बताओ V का वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है, V सम घनाभ में ABC होगा, और इसके बाद में मुझे ये भी बता दो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S क्या होगा, S होगा 2 इंटू LB, AB प्लस BC प्लस AC, होगा कि नहीं होगा, ठीक बात है, ओके, ये कह रहा है 1/V का मान बताओ, 1/V का मान आपको बताना है, तो 1/V के लिए आप कर दीजिएगा 1/V बराबर आपको पता है 1/ABC होगा, जो आपका V का वैल्यू है वो अपॉन में पड़ा रहेगा। अब आपको ये बता रहा है कि 1/V की वैल्यू S की फॉर्मेट में क्या होगी, तो अपन एक काम कर लेते हैं, S के फॉर्मेट में क्या होगी, तो 1/A 1/B इस प्रकार का सेगमेंट आपको दिख रहा है, तो ऊपर नीचे आप S से गुणा कर दो, ठीक है, और ऊपर नीचे आप S से गुणा करोगे तो 1/ABC को तो पढ़ा रहने दो, 1/ABC को तो पढ़ा रहने दो, ऊपर आप S से गुणा कर दो, S से, और नीचे आप S की वैल्यू से गुणा कर दो 2 टाइम्स ऑफ नीचे आप S से गुणा कर दो 1/, ये लो साहब ABC तो पढ़ाई है मेरे पास में, नीचे तो मैं S से गुणा करता हूं और ऊपर S की वैल्यू से गुणा करता हूं, ठीक है, लो मैंने गुणा कर दिया, नीचे तो मैंने S से गुणा किया, ऊपर S की वैल्यू से गुणा किया, 2AB प्लस A BC प्लस AC, ये लो साहब, ये देखो, ये आपके पास में 2/S तो कॉमन ले लेता हूं, इधर 2/S तो बाहर ही ले लेता हूं, ये ABC का भाग सब में लगेगा, क्योंकि ऊपर क्या पड़ा है आपके पास में AB प्लस A BC प्लस AC, और अपॉन में क्या आ गया ABC, ये लो, ये नीचे वाला ABC सबसे पहले भाग लगाएगा AB में, तो सिर्फ C छोड़ेगा 1/C, BC में लगाएगा तो 1/A छोड़ेगा,
और AC में लगाएगा तो 1/b छोड़ेगा। ये लो इसका आंसर हो जाएगा 1/v का। या फिर आप एक काम कर ले सकते हैं, ठीक है, कई बार मैं बताता हूं, आप ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/v की वैल्यू तो आप s का मान तो रख दो कम से कम, और s का मान यहां रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है, s का वैल्यू यहां रख दीजिएगा। s का मान रखते ही आपको पता चल जाएगा, सबको 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपके पास में कौन सी वैल्यू रहेगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। ये 32 नंबर क्वेश्चन था आपके पेपर का। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन क्या है, ये लो साहब, ये देखो अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 ठोस के घन जिनकी भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है, इन्हें एक साथ पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इस खराब प्रक्रिया के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब की पिघली हुई धातु खो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले पिघलाओ इनको, पिघलाकर इन्हें घन बनाओ, तो पिघलाएंगे तो इनका आयतन, सबसे पहले इसका आयतन हो जाएगा 4 की क्यूब, कंबाइंड आयतन हो जाएगा 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब। ये कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64 है, 5 का 25 125 है, और 6 का 36 216। इन सबको ऐड कर लो, कितना आएगा, 6 और 5 है 11 और 4 15 का 5, कैरी फॉरवर्ड करेगा 1, और ये 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और फिर कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा 1, 2 और 2 कितना 405। इस 405 में से वो जो इस प्रक्रिया में एक धातु नष्ट हुई है 62 सेंटीमीटर क्यूब की, 62 घटा लीजिएगा तो ये कितना बचेगा, देखो ये बचेगा कितना, 3 बचेगा। सबसे पहले 3 आ गया, चलो ठीक है। फिर 10 में से 3 बच गया, फिर 10 में से 6 घटाया कितना, 4 आ गया, और ये आ गया 3, 343। कितना आ गया 343। और मुझे इसे लगता है कि ये पिघलाकर शेष बचे हुए धातु से बने हुए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बाद की बात है, बने हुए घन का आयतन कितना आ गया, ये a क्यूब बराबर 343, तो a बराबर भुजा कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर क्यूब आपको 25 तक याद होने चाहिए, जो मैंने क्लासरूम में बता रखे हैं आपको। हाँ जी, तो बताओ a बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, तो इस प्रकार बने हुए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर कर दो, तो 6 इंटू 49, 9 7 63, यूनिट डिजिट देख लीजिएगा आप, 9 6 54, तो यूनिट डिजिट देख लीजिएगा 4 किसका मैच हो रहा है, तो 294 राइट आंसर ऑफ कोर्स होने वाला है, ठीक है। 9 6 54 5 और 9 चौके 6 चौकी 24 और 5 कितना 29, तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बने हुए घन का क्या होगा, आयतन होगा। ये राइट आंसर 4th दे रखा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 24 सेंटीमीटर, अगला क्वेश्चन है कि कोई आपको त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है बंधु, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या सॉल्यूशन होता है ऐसे क्वेश्चनों का, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आपको आधार वाला समकोण त्रिभुज, ये लो एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका परिमाप 60 है, तो 60 में से आप 24 तो लेस कर लीजिएगा, ठीक है, और 60 में से 24 लेस करोगे तो ये बचा 6, और ये 5 में से 3 36, ठीक है। तो 36 सेंटीमीटर योग किस किस का हो रहा है, इनका भी योग 36 हो रहा है, इनका भी योग 36, इनका भी 36, इनका भी 36, करे तो क्या करें, ऐसा ट्रिपलेट सोचो। तो ये आधार 24 है, तो 24 से तो बड़ा होगा कर्ण, अब 24 से बड़ा होगा कर्ण, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें 24 के बराबर कर्ण कैसे हो सकता है, क्यों आप ट्रिपलेट के चक्कर में पड़ते हो। आप मुझे एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये 24 से बड़ी होगी, ये किससे बड़ी होगी, 24 से बड़ी, 24 के बराबर भी नहीं एक्सेप्ट होगी, और 24 से बड़ी एक ही ऑप्शन में दे रखी है, राइट आंसर कर दो, क्यों आप ट्रिपलेट के चक्रों में पड़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या दे रखी है, ये लो साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो एक बेलनाकार टंकी की आपको त्रिज्या दे रखी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर 15 मीटर है, ठीक है। खाली टंकी को बेलनाकार पाइप द्वारा 5 मीटर पर सेकंड की चाल से पानी से भरा जाता है, इस पाइप का व्यास 50 सेंटीमीटर, और तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो अगर किसी भी बेलनाकार टंकी का आपको वॉल्यूम पता है तो उसको भरना है तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन, किसका आयतन, टंकी का आयतन, सबसे पहले मैं ले लेता हूं टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर, टंकी का आयतन बराबर खाली टंकी को बेलनाकार पाइप पे, पाइप से निकले पानी का आयतन, पाइप से
निकले पाइप से निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन। ये लो साहब, अब इस प्रश्न की कमर टूट जाएगी। टंकी का आयतन बराबर पानी से निकले हुए पाइप का आयतन। ये लो साहब, एक बेलनाकार टंकी है और इस बेलनाकार टंकी को किसी पाइप से आप भर रहे हो। ये लो, ये पाइप है, इससे अगर इस टंकी को अगर आप भर रहे हो तो इस टंकी का आयतन बराबर पाइप से निकले हुए पानी का आयतन। तो टंकी का आयतन कितना होगा? बेलनाकार टंकी, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है? 10, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितनी? 15। ये लो, सब मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप से निकलने वाले पानी का आयतन, पाइप से निकल रहा है वो बेलनाकार शेप में पानी निकल रहा है, तो बेलनाकार शेप का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाएगी, तो आधार का क्षेत्रफल तो इसका फिर वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है? व्यास 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 25/1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 25/100 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच, एच होती है दूरी, ऊंचाई, कितनी दूरी तय करता है पानी? तो पानी का चाल इंटू समय से निकाल लो दूरी आप, ठीक है। तो चाल इंटू क्या कर दो? समय। ये लो, चाल इंटू क्या कर दिया? समय। ये दूरी आ जाएगी, ओके। अब देखो, हाँ जी, ये देखो पाई से क्या कट गया? पाई, ठीक है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, पेपर में तो उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि उन्होंने कितना क्या पढ़ रखा है। 100 इंटू 15 बराबर, हाँ जी, 25 का स्क्वायर कितना? 625 बट्टे कितना? 100 इंटू 100। ये लो, सब मीटर में है, इंटू चाल कितनी दे रखी है? चाल, चाल आपको दे रखी है, सॉरी, चाल 5 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर में है, बहुत अच्छी बात है। 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से समय में मान लेता हूं अक्ष सेकंड। कितनी सेकंड मान लूं? अक्ष सेकंड मान लूं, ओके। अब देखिएगा, 25 का भाग 100 में कितनी बार? 4 बार। 25 का भाग इधर कितनी बार? 25 बार। 25 का भाग इधर कितनी बार? 4 बार। ये आपका 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 20 चौके 80, तो ऊपर हो गया 4 इंटू 15 इंटू 20 चौके 80। ये लो, ये सेकंड आ गई, क्या आ गई? ये किस में आ गया? सेकंड में, क्योंकि चाल किस में दे रखी है? मीटर प्रति सेकंड में। अगर इसको आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मिनट में कन्वर्ट कर लो। हाँ जी, तो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो किसका भाग लगा दोगे? 60 का। तो देखो 15 चौके कितना? 60 इंटू 80 बट्टे कितना? 60। ये लो साहब, ये किस में आ जाएगा डेटा? मिनट में। 60 से 60 कट गया, 80 मिनट में। कितनी मिनट है? 80 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है? सेकंड। आपको लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम का आपको अपने आप में एनालिसिस करवाएंगे कि इसमें टाइम लगने वाला है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम नहीं लगने वाला। तो आपको 2-3 फेज एक पेपर में रखने चाहिए। पहले फेज में आप वो क्वेश्चन करो जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन से लगते हैं या सीधे उनको टिक करना है। सेकंड फेज में आपको इनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेने वाले। थर्ड फेज में उन प्रश्नों से सामना करो, और 1-8% तो आपको मेरा डायलॉग याद होगा कि वो क्वेश्चन क्या करने के होते हैं? छोड़ने के भी हो सकते हैं, ठीक है। अपना टाइम बर्बाद मत कर देना उन क्वेश्चनों के चक्कर में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि एक शंकु तथा एक अर्धगोले के समान त्रिज्याएं और समान आयतन हैं। गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई में अनुपात क्या होगा? एक तो आपको कौन दे रखा है? शंकु दे रखा है, चलो ठीक है, जो जैसा दे रखा है वैसे काम करेंगे। एक तो शंकु दे रखा है, चलो ठीक है, ये शंकु, और एक अर्धगोला, एक अर्धगोला, ये रहा अर्धगोला, ओके। इनकी त्रिज्याएं समान है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्याएं समान है, तो इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं आर, और इसकी भी त्रिज्या क्या मान ली? आर। शंकु तथा अर्धगोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है, चलो कोई बात नहीं है। गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात, शंकु की ऊंचाई h मान लेता हूं और गोले का व्यास आपको पता है 2r होगा। सबसे पहले इनके आयतन समान दे रखे हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर, गोले अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, अब देखो 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर से आर की क्यूब कट गई, 1 बच गया। तो बताओ ये h बराबर कितना हो गया? h बराबर 2r हो गया। h अनुपात r बराबर कितना हो गया? 2:1। ये h अनुपात r 2 अनुपात कितना हो गया? 1। h अनुपात r 2:1 है, तो ये कह रहा है गोले का व्यास
तो गोले का व्यास तो हो जाएगा आपके पास में, गोले का व्यास, रोटेशन घुमा दिया है, पहले शंकु बोल के अब गोले का व्यास बोल दिया है, कई लोग इसको गलत कर देंगे। हाँ जी, गोले का व्यास कितना होगा 2r, तो गोले का व्यास होगा 2r और शंकु की ऊंचाई कितनी होगी h। ये लो साहब 2r की वैल्यू कितनी, 2r की वैल्यू तो 2 और h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में कितनी है, ये सॉरी 2 है। चलो ठीक है, तो h की वैल्यू आपके पास में 2 है, तो ये 2⁻² हो गया। तो इस प्रकार से देखो, हमने कहीं इसमें करेक्शन तो नहीं कर दिया, गोले का व्यास, गोले का तो व्यास से, तो गोले का व्यास तो त्रिज्या का डबल हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। और शंकु की आपको क्या दे रखी है, अच्छा एक गोले का, सॉरी गोले के बारे में बात करिए, मैंने इसको अर्धगोला ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है बंधु यहाँ पे। हाँ जी, ये पूरा आपका गोला है, ठीक है, गोले का 4/3 होगा, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। सेम टू सेम सॉल्यूशन है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा यहाँ पे। हाँ जी, ये आएगा आपके पास में 4r, कितना आर आएगा 4r, तो h आपके पास में कितनी आ जाएगी, ये h बराबर आपके पास में 4r आ गया, तो h आपके पास में आ जाएगा h अनुपात r बराबर 4:1 है, तो 2r, गोले का व्यास तो 2r, 2 इंटू आर कितनी 1, और शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 4, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना 2। ओके, तो ये डी आंसर इसका क्या होगा करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, ये एक क्या है गोला, मैंने अर्धगोला समझ लिया इसको। हाँ जी, तो ये गोला लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, अगला प्रश्न आपके पास में है कि एक शहर X में 2010 के प्रारंभ में 1,40,500 जनसंख्या थी, ठीक है, 31 दिसंबर 2010 को 1,50,800 हो गई। वर्ष के दौरान कुल जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या इतनी हो तो शहर की 2010 की जन्म दर का सूत्र क्या होता है। हाँ जी, जन्म दर, बर्थ रेट का सूत्र, प्रति हजार में दे रखे हैं सारे के सारे डेटा, और प्रति हजार में दे रखे हैं, तो मेरे सारे बच्चों को मेरा बताया हुआ है कि यहाँ पे ये साइन किसका माना जा रहा है, प्रति हजार का। पता है क्या दोस्तों, बताइएगा, देखें प्रति हजार का साइन, ठीक है, प्रतिशत का और प्रति हजार के साइन में अंतर होता है। जन्म दर वगैरह, जन्म दर बराबर क्या होती है, नवजात शिशु, जन्म दर का सूत्र होता है नवजात शिशु, जन्म दर का सूत्र होता है नवजात शिशु अपॉन औसत जनसंख्या, नवजात शिशु अपॉन औसत जनसंख्या इनटू क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं। ये विशिष्ट जन्म दर के लिए आता है, ठीक है, किसके लिए आता है, विशिष्ट जन्म दर के लिए। तो चलो भाई, हाँ जी, नवजात शिशु कितने हैं, नवजात शिशु ने कितनों ने जन्म लिया है, नवजात शिशु हैं आपके 874, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में औसत जनसंख्या कितनी है, औसत जनसंख्या आपके पास में 1 लाख है, ये 1,40,500 प्लस एक डेटा आपको दे रखा है 1,50,800, ये लो साहब टोटल कितनी हो गई 0,0,8,5,13,1,9,2, 291 300 हो गई। इनका हाफ करेंगे अपन, बट्टे क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। लो बताओ भाई, 2 का भाग एक बार, 2 चौके 8 1 बचा, 2 5 10 1 बचा, 2 4 8 1 बचा, 2 5 10 1 बचा, 2 6 12 1 बचा, 2 5 10 0। ये लो, ये औसत आ गई इसकी 1,45 से 1,45,650 इंटू क्या कर दो 1000, इंटू क्या करना पड़ेगा 1000, प्रति हजार पे दे रखा है हर ऑप्शन। चलो भाई देखो, यहां बताओ मुझे 0 से क्या कट जाएगा 0। हाँ जी, 5 का भाग दे देता हूं, 5 का भाग देखो, 5 एकम 5, सबसे पहले 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 9 45, हाँ जी 1 45, 600 कितना है 50, 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 4 45 में 5 9 45, 5 एकम 5 और बचा 1, 5 3 15, 5 का भाग इधर कितनी बार 20 बार गया। चलो ठीक है, अब बताओ भाई ये लगभग इसका कितने गुना है, 3 गुना लग रहा है क्या आपको, देखो देखें ये लगभग इसकी जन्म दर लगभग आपसे पूछी है, लगभग आपको पूछी है, लगभग पूछी है, तो एक काम कर लीजिएगा आप ऊपर वाले को गुणा कर लीजिएगा और भाग देकर देख लीजिएगा लगभग। कई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अपन एक काम करते हैं, ऊपर वाले डेटा को गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 और 1 17 और ये 0 और अपॉन में कितना आ गया
2913। ओके, तो मुझे ये बताओ कि लगभग ये कितने गुना है इसका। ठीक है, हाँ जी, इसको लगभग 3000 मानो और उसको 18000 मानो, तो आप ये बता दो, इसको लगभग 3000, इसको 18000, तो 6 गुना। 6 गुना से कम हो सकता है, 6 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब 7 और 8 तो गया। हाँ जी, 5 गुना से काम चल सकता है क्या? 5 गुना से काम 25, 5 125 ही होता है, नहीं चलेगा। हाँ जी, 30 30 6 180, बिल्कुल ये 6% के करीब इसका क्या आएगा, डेटा आएगा। लगभग इसका आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा 6 प्रति हजार। तो 6 प्रति हजार कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, दोनों ही क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन वाले और फिर बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं वापस एक बार। ठीक है, बीच में एक ट्विस्ट आया है। एक पेड़, टीक का पेड़ प्रतिवर्ष 3 वर्ष पहले आरोपित किया गया था। इसकी वृद्धि दर 30% है। यदि वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई समथिंग दे रखी है, तो रोपण के समय पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? ठीक है, हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया था, वर्तमान में कितनी दे रखी है आपको, 670.085। ओके, और आपको 3 साल पहले की पूछी है, कितने वर्ष पहले की पूछी है, 3 वर्ष से पहले पेड़ की ऊंचाई पूछी है। तो 3 साल पहले की ऊंचाई आप समथिंग कुछ भी मान लो। ठीक है, तो 3 साल पहले की ऊंचाई मान लो x थी। ठीक है, हर साल 30% बढ़ी, तो x इंटू 130/100 इंटू 130/100 इंटू 130/100 बराबर हो गई 670.085। इसकी कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है जितनी उसकी थी, लगभग वैल्यू भी पूछी थी उसने। तो हाँ जी, तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए। ये देखो, 1000 उधर जाके गुणा होगा तो पॉइंट खा जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 670,085 अपॉन में नीचे आ जाएगा 13 इंटू 13। देखो, 13 का भाग खुद में एक बार, 13 पंजो 65। ठीक है, बचा कितना 2, 20 में 13 एकम 13, बचा कितना 7, 70 में 13 पंजो 65, फिर बचा कितना 5, 58 में 13 चौके 52, 13 4 52, 52 से 58 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 13 पंजो 65। ये लो, अब कैलकुलेट हो जाएगा ये 13 का भाग। हाँ जी, 13 दूने 26, 13 3 39, 13 3 39, 13 चौके 52, 12 बच गया, 12 बच गया तो आगे कितना उतार लिया 5, 125। हाँ जी, 13 × 104, 13 नम्बर 117, 13 नम्बर कितना हो गया 117। 117 अगर इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 84 इसमें भाग दोगे, 13 6 78, 13 6 78, और फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, 65 में 13 5 65, फिर 13 का भाग दे दो, 13 3 39, 13 पंजो 65, तो ये कितना आ गया 305। 305 सेंटीमीटर इसकी रोपण के समय इसकी क्या थी, हाइट थी। ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ओके, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो क्या है। निम्नलिखित में से आपको महत्तम संख्या पूछी है। ये देखो भाई, निम्नलिखित में से महत्तम संख्या पूछी है कि कौन सी बड़ी है। ये कुछ आपके जनरल, आपके कुछ अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन था, ऐसा कुछ बेसिक नॉलेज वाली बात थी। हाँ जी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इससे तो मान कितना आएगा, सब 2 की पावर 2 हो रही है, तो 4 + 4, ये तो कितना आ गया 12 आ गया। अगला देखो ये क्या कह रहा है, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 आ गया, और ये कितना आ गया 4 × 4, ये भी कितना आ गया 64 आ गया, और ये कितना आ गया, ये देख लीजिएगा आप, 2 दूनी 4, 4 की होल स्क्वायर हाँ जी, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है, 3 नंबर वाला क्या है सबसे बड़ा। सिंपल कैल, बारंबारता बंटन का परिसर क्या होगा, प्रास या परिसर, परिसर या प्रास या रेंज। हाँ जी, क्या बताई थी मैंने इस रेंज के बारे में, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। सबसे बड़ा प्रेक्षण इनमें देख लीजिएगा कितना है 3.2, सबसे छोटा प्रेक्षण कितना है 2.1, घटाएंगे तो 1 पॉइंट कितना आ गया 1, और वो कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। रेंज, प्रास या परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़ा डेटा माइनस सबसे छोटा। वर्ग प्रास क्या होती है, उच्चतम सीमा माइनस
निम्नतम सीमा, ठीक है। हाँ जी, वर्ग चिन्ह क्या होते हैं सब आपको चीजें बता रखी है क्लासरूम में। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्या है, देखो अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंटन का माध्य 7.5 है तो पी का मान बताइएगा। हाँ जी, इस बंटन में सबसे पहले मैं एफ एक्स निकाल लेता हूं। क्या निकाल लूं? एफ एक्स निकाल लूं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, क्योंकि माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का सूत्र क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6 3 कितनी 18, ओके, 5 8 कितना 40, ओके, 17 5 कितना हो गया, सॉरी 15 6 90, 15 7 105, हाँ जी 9p, ओके। फिर उसके बाद में है 11 8 88, फिर उसके बाद में है 13 चौके 52। इन सब को ऐड कर लीजिएगा, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 22 23 का कितना 3, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा 2, हाँ जी 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 0 कितना हो गया 15, 15 और 5 20 का शून्य, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा 2, हाँ जी 2 और 1 कितना 303 प्लस कितना 9p, ओके। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। एक्स बार बराबर कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हाँ जी, एक्स बार आपके पास में दे रखा है 7.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स 303 प्लस कितना p 9p अपॉन में सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ सभी बारंबारताओं का योग होगा। सभी बारंबारताओं का योग हो रहा है बंधु 8 और 6 14, 14 और 15 कितना हो गया 29, 29 और 4 कितना हो गया 33, 33 और 8 कितना हो गया आपके पास में ये 41 हो गया, कितना हो गया 41 प्लस पी हो गया 41 प्लस पी। थोड़ा सा डेटा का ध्यान रखना कैलकुलेशन का, ये हो जाएगा कितना 7.5 पी, 7.5 पी प्लस 41 से 7.5 को गुणा कर दो, 75 को 41 से गुणा कर दो, ये आ गया 5 7 इंटू 4 5 20, 7 चौके 28 और 2 30, ये हो गया आपके पास में 30 75, और 30 75 में पॉइंट लगा दो एक अंक छोड़ के, तो 307 पॉइंट कितना हो गया 5 बराबर कितना 9p। हाँ जी 9p, सॉरी 9p 103 वो भी आएगा 303 प्लस 9p। हाँ जी 9p घटाओ 7.5 में से 1.5p, और ये कितना आ गया इधर ये कितना बच गया 107.5 में से 103 घटाएंगे 4 पॉइंट कितना 5। ये देखो p का मान कितना 15 3 45, p बराबर कितना 3 आ गया। तो ये राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत समंकों के लिए उनके माध्य से लिए गए विचलनों का योग। ये तीन बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग हमेशा क्या आता है 0 आता है, माध्य से लिए गए पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम रहता है, सिर्फ नॉन सिमेट्रिक सीरीज होनी चाहिए, और माध्यिका से माध्य विचलन हमेशा क्या आता है न्यूनतम। तीनों बातें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बता रखी है, और आप एक बार जरूर ये बताएं मुझे कि माध्यिका किसको लेके बैठती है, माध्य विचलन को। माध्यिका से माध्य विचलन हमेशा न्यूनतम आता है, तो राइट आंसर सॉरी इसका क्या होगा सेकंड हो जाएगा, जिसमें कह रखा है कि माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा क्या आता है 0 आता है, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग पूछता तो क्या आता न्यूनतम आता। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको बेसिक जो आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला देखिएगा। हाँ, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर, बहुत ही शानदार प्रश्न और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ पड़ा है। ठीक है, कि दिए गए आंकड़ों का माध्यिका, मैंने क्या बताया था, माध्य माइनस सॉरी बहुलक माइनस माध्यिका। याद करो बंधु, क्लासरूम में क्या बताया था मैंने, कितने अच्छी तरीके से आपको याद करवाया था कि बड़ा भाई बहुलक माइनस बड़ी बहन माध्यिका बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ ए माध्यिका माइनस से छोटा भाई x बार। ये लो साफ साफ क्लियर हो गया, यहीं से याद है। तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, तो 2 इंटू कितना हो गया 12। तो अब मुझे पता है ये पूछेगा कि बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा, बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना होगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। रोटेशन घूम जाता तो ये हो जाता 12 भी हो जाता, ठीक है, हाफ भी हो जाता है, बहुलक और माध्यिका का अंतर देता। तो ये लो साहब, अगला आंकड़ा क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती को आपको ज्ञात करना है। ये लो
लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए। निम्नलिखित आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती को ज्ञात करना है, माध्यिका दे रखी है। हाँ जी, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? सबसे पहले मैं आपके सामने ये टेबल बना लेता हूं इस प्रकार से। तो ये टेबल तो आपके पास में दे रखी है। हाँ जी, सीएफ भी ज्ञात कर लेता हूं मैं। क्या ज्ञात कर लूं? सीएफ ज्ञात कर लूं। तो छात्रों की संख्या आपको क्या दे रखी है? 5। तो 5 प्लस कितना? 8 कितना? 13। 13 और 10 कितना? 23 और प्रश्नवाचक चिन्ह, बाकी चीजें जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे। माध्यिका अंक 23 है तो माध्यिका वर्ग कौन सा होगा? यही होगा। और माध्यिका वर्ग ये होगा तो मुझे बाकी चीजों की ज्यादा रिक्वायर नहीं है। माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की सीएफ चाहिए हमें। तो बताओ माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर एल प्लस से n/2 या सिग्मा एफ बटा 2 माइनस से सीएफ या ईएफ अपॉन एफ इंटू कितना? एच। ये लो साहब, माध्यिका कितनी दे रखी है? 23। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 20 है। प्लस n/2 सभी आवर्तियों का योग बट्टा 2। सभी आवर्तियों का योग आपके पास में कितना आएगा? सभी आवर्तियों का योग, इसको मैं क्या मान लेता हूं? x मान लूं। तो ये हो गया आपके पास में 23 तो हो गया, 23 और 3 26 है। तो ये हो गया 23 प्लस x, और ये लास्ट में आ जाता है 26 प्लस कितना? x। तो ये हो गया 26 प्लस x बट्टा कितना? 2 माइनस माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी है? 13। ये आ गया 13। ये लो बताओ भाई कितना? सिग्मा एफ। एफ का मान कितना? एफ का मान माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है? 10 इंटू वर्ग अंतराल भी कितना है? 10। ये लो, सिंपल सी बात है, वर्ग अंतराल कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब मुझे ये बताओ 10 से क्या कटेगा? 10 कट जाएगा, ठीक है। अब बताओ भाई, ये देखो 23 बराबर 23 माइनस 20 बराबर 26 प्लस एक्स बटा 2। 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। तो 26 से 26 तो कैंसिल आउट हो गया। 26 प्लस एक्स माइनस 26 बटे 2। ये 26 से 26 तो गया, और ये 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। एक्स का मान ही कितना आ गया आपके पास में? 6 आ गया। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? 6 होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में आपका राइट आंसर पड़ा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस माध्य से चरम मूल्यों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है? क्या बताया हुआ है भाई क्लासरूम में इन चीजों के बारे में? मैंने बताया था कि चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित कौन होता है? सर्वाधिक प्रभावित होने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन होता है? सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? सर्वाधिक प्रभावित होता है, सर्वाधिक आपका मीन प्रभावित होता है। और न्यूनतम कौन सा होता है? दोनों एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। न्यूनतम प्रभावित कौन सा होता है? बहुलक होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुलक प्रभावित नहीं होता, बहुलक भी प्रभावित होता है, पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 4th होगा। तो ये इस प्रकार से CET 10+2 पेपर का पूर्ण रूप से मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हुआ। ओके, थैंक यू साथियों।